सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। ओके ओके ओके, बस एक मिनट। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या चेयर पे बैठने के लिए मना बोला है, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ मैं आपका। यस, तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था नॉर्मलिटी क्या चीज़ होती है, नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैलकुलेशन डिस्कस नहीं की थी। बट हमने डिस्कस किया था मेटल हाइड्राइड के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट, मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट, और मेटल क्लोराइड के अंदर मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने डिस्कस कर दिया था। अब जिस तरह से मोलरिटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर डाइल्यूशन हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कंटेनर की मोलरिटी m1 गिवन है, उसका वॉल्यूम v1 गिवन है, अगर मैं उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर दूं तो उसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी का वॉल्यूम के साथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होगा मोलरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और मोलरिटी सपोज उस कंटेनर की होगी m2, तो वहां से फिर हमने डाइल्यूशन कंसेप्ट लगाया था m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और वहां से हमने v2 कैलकुलेट किया था। और फिर v2 इज अ फाइनल वॉल्यूम, v1 इज अ इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को हमने माइनस किया था, तो हमें वाटर का वॉल्यूम पता चल गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। सेम कंसेप्ट है नॉर्मलिटी के साथ में। अगर सपोज कंटेनर की नॉर्मलिटी गिवन है, अगर कंटेनर के अंदर नॉर्मलिटी अगर गिवन है और उसका वॉल्यूम अगर गिवन है, और अगर उस कंटेनर के अंदर कुछ अमाउंट में आपने वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल उसकी नॉर्मलिटी n2 हो जाएगी और वॉल्यूम v2 हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने पर हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेम रहते, जैसे मोल सेम रहते हैं। भाई पानी डालने पर क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होते हैं, बोलो? किसी कंटेनर के नहीं अंदर सर। नहीं होते हैं। तो किसी भी कंटेनर के अंदर, बिल्कुल किसी भी कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट का मोल या सॉल्यूट का इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एन फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। वाटर जब ऐड करोगे तो HCl का एन फैक्टर 1 है तो 1 ही होगा, राइट। तो कभी भी डाइल्यूशन के साथ में सॉल्यूट का मोल्स और इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता है, मतलब n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2 हो जाएगा। तो इफ वॉल्यूम v1 एंड नॉर्मलिटी n1 इज सो चेंज दैट न्यू नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम n2 एंड v2, देन फॉर डाइल्यूशन n1 v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n2 v2 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम v2 कैलकुलेट कर देंगे, और यहाँ से हम v2 कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, v2 माइनस v1 कर देंगे। और जैसे ही v2 माइनस v1 करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि ये पूरा पार्ट कनेक्ट हो जाए और अपने दिमाग में मेथड फिट हो जाए। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखोगे, डाइल्यूशन के लिए भले मोलरिटी गिवन है तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और अगर कंटेनर की नॉर्मलिटी गिवन है तो n1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 v2 हो जाएगा। एक और चीज, अगर सपोज मेरे पास में कंटेनर, दो कंटेनर है, और एक कंटेनर के अंदर H2SO4 है, दूसरे कंटेनर के अंदर भी H2SO4 है। अब दोनों कंटेनर को मैंने एक बड़े कंटेनर के अंदर मिक्स कर दिया। अब जैसे ही आप बड़े कंटेनर के अंदर मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या होगी? जैसे हमने रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट की थी, राइट। हमने रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट किया था कि भाई दो कंटेनर है, H2SO4 है जिसकी मोलरिटी m1 v1 है, एक H2SO4 का कोई दूसरा कंटेनर है जिसकी मोलरिटी कुछ अलग है m2 v2। अब दोनों कंटेनर को मैंने खाली कर दिया एक बड़े कंटेनर के अंदर, तो है कौन? H2SO4 ही उसमें भी। तो H2SO4 की मोलरिटी वहाँ पे रिजल्टेंट मोलरिटी कहलाती है। इसी तरह से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी भी होती है। तो व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सेम सॉल्यूट को ऐड कर रहा है। ऐसा नहीं कि H2SO4 लिया और एक कंटेनर से HCl लिया, तीसरे कंटेनर के अंदर कुछ और है और फिर आप मिक्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। सेम सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, सेम सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो उस सॉल्यूट की जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है वो ये हो जाएगी। बेसिकली नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मलिटी का मतलब होता है टोटल इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब टोटल इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
तो एक कंटेनर से कितना इक्विवेलेंट आया, तो एक कंटेनर से इक्विवेलेंट आ गया N1V1, दूसरे कंटेनर से कितना इक्विवेलेंट आया, तो N2V2 आ गया, इस तरह से। और टोटल वॉल्यूम क्या है, तो पहले कंटेनर का वॉल्यूम V1, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम V2। तो ये रिजल्ट है नॉर्मलिटी। अब कितने भी कंटेनर यहाँ पे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी के अंदर एक ही टाइप का सॉल्यूट होना चाहिए। सबको मिक्स कर दोगे, रिजल्ट एंड नॉर्मलिटी इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते, तो मैंने वैसे समझा दिया, इस तरह से कैलकुलेट कर दो, या फिर ये फॉर्मूला बना दिया, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें सब वैल्यू पुट कर दो। बट ये वाला पार्ट सही है, फॉर्मूला जस्ट आपको कहीं रेफरेंस बुक में मिलेगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये पॉइंट बहुत सारी जगह पे रिपीट होता रहेगा, अलग अलग चैप्टर जब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, पीएच कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो ये कंसेप्ट फिर से वहां पर भी रिपीट होगा। अब देखो, मेरे पास में 2 कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एसिड है, एक कंटेनर के अंदर बेस है। अब मैंने एसिड को बेस के साथ में मिक्स किया। समझना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे टफ रहेगा क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा के इस कंसेप्ट को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। समझो कि मेरे पास में 2 कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एसिड है HCl, एक कंटेनर के अंदर बेस है NaOH। दोनों कंटेनर को आपने मिक्स कर दिया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल। अगर कंटेनर के अंदर एक H+ है और कंटेनर के अंदर एक OH- है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना के न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन सपोज एक कंटेनर के अंदर एक H+ है, लेकिन दूसरे कंटेनर के अंदर 2 OH- है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक तो न्यूट्रल कर देगा, एक OH- बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। यस सर। तो एक OH- बचा, इसका मतलब वो बेसिक हो गया। और सपोज एक कंटेनर के अंदर 2 H+ है और एक कंटेनर के अंदर एक OH- है, तो वो OH- उस वाले H+ के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देगा, लेकिन अभी भी एक H+ बचा, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा। तो एसिड बेस की रिएक्शन जब कराओगे तो कंप्लीट, मतलब जितना H+ है उतना ही आपने OH- लिया, तो आपका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन एसिड ज्यादा है और बेस कम है तो एसिडिक, बेस ज्यादा है और एसिड कम है तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। तो देखो भाई, हमें क्या करना है, मैंने कुछ ml एसिड लिया जिसकी नॉर्मलिटी Na है, कुछ ml मैंने बेस लिया जिसकी नॉर्मलिटी Nb है। अब जरूरी नहीं है कि एक एसिड और एक बेस ले रहे हो, आप 2 एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ में भी करा सकते हो, आप 3 एसिड की रिएक्शन 2 बेस के साथ में, आप कितने ही भी एसिड ले लो, कितने भी बेस ले लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल सा, आपसे अगर पूछे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, तो आप क्या करो, उनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो। क्या कैलकुलेट कर दो, इक्विवेलेंट। बेसिकली नॉर्मलिटी से, मतलब एसिड बेस रिएक्शन के अंदर नॉर्मलिटी का क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पहले ये मैं बताता हूं। जब अगर मैं बोलूं कि H2SO4 की मोलरिटी 1 है, अगर मैंने बोला H2SO4 की मोलरिटी 1 है, तो इसका मतलब कितना H+ हुआ, H2SO4 की मोलरिटी 1 है, इसका मतलब 2 H+, राइट। H2SO4 अगर, हाँ, H2SO4 अगर 1 मोल है, इसका मतलब H+2 हुआ कि नहीं हुआ, 1 मोलर का मतलब 1 मोल H2SO4। तो अगर 1 मोल H2SO4 है, इसका मतलब हमारे पास में H+ कितने हैं, 2 मोल H+, राइट। तो जो नॉर्मलिटी है ना, वो नॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, एन फैक्टर होता है, मोलरिटी के अंदर एन फैक्टर नहीं होता है। मोलरिटी कंसेप्ट के अंदर एन फैक्टर की बात ही नहीं करते हम, नॉर्मलिटी के अंदर एन फैक्टर होता है। और एन फैक्टर हमें बता देता है कौन सा एसिड कितने H+ देगा, कौन सा बेस कितने OH- देगा। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट आएगा तो हम हमेशा एसिड और बेस की नॉर्मलिटी को यूज करेंगे। अब अगर सपोज उसकी मोलरिटी गिवन है, तो हम मोलरिटी से नॉर्मलिटी पे जाएंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना भाई, हमने डिस्कस भी किया था, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, बोलो, ये आया था। यस के बीच में फॉर्मूला, जब Yes, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला समझाया था कंसेप्ट, तो वहां पे मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर एसिड की मोलरिटी गिवन है, बेस की मोलरिटी गिवन है, तो उस एसिड का एंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी पता कर दो। बेसिकली नॉर्मलिटी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसका एक ही रीजन है कि आप नॉर्मलिटी
के अंदर खुद में नॉर्मलिटी की वैल्यू में ही इंक्लूड होता है कि उसने कितना H प्लस दिया होगा, उसने कितना OH माइनस दिया, वो उस नॉर्मलिटी की वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। इक्विवेलेंट मतलब x कैलकुलेट करना है। x क्या होता है, तो x होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो x आ जाएगा, जैसे मोल आता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये x जो है वो क्या है, आपका इक्विवेलेंट है, x इज अ इक्विवेलेंट। तो आप एसिड के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो, आप बेस के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो। तो एसिड की नॉर्मलिटी, एसिड का वॉल्यूम, ये हो गया इक्विवेलेंट। देखो अगर आपने वॉल्यूम ml में लिया है तो हो जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम अगर लीटर में लिया है तो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर वॉल्यूम आपने ml में लिया है, ml इंटू नॉर्मलिटी किया है, तो ये हो जाएगा आपका मिली इक्विवेलेंट। और अगर वॉल्यूम आपका लीटर में है, जैसे मोल मिली मोल होता था उसी तरह से, वॉल्यूम अगर लीटर में है तो ये आपको क्या देगा, इक्विवेलेंट देगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया या इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने सब जगह पर वॉल्यूम को क्या लिया है। अगर लीटर चल रहा है तो सब जगह पे लीटर ही चलाना है, अगर ml चल रहा है तो सब जगह पे ml ही चलाना है, राइट। जो मैंने मोलरिटी में समझाया था वही सेम चीज़ है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एसिड के इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, मैंने बेस के इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, और वो सपोज दोनों इक्वल आ गए, तो मैंने बोल दिया कि सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल। इसका मतलब जितना H प्लस था उतना ही OH माइनस है। अगर एसिड के इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट अगर ज़्यादा है बेस से, राइट, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है, राइट, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा है, मतलब फाइनली एसिड बचा रहेगा। अब अगर आपसे पूछे कि रिजल्टेंट नॉर्मलिटी बताओ, जितना भी एक्स्ट्रा H प्लस है, भाई एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा है बेस से, इसका मतलब बेस आके कुछ एसिड को लेके चला गया, लेकिन उसके अलावा भी एसिड तो अभी बचा हुआ है। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड के जो भी इक्विवेलेंट है उसमें से बेस के इक्विवेलेंट को माइनस कर देंगे। एसिड के इक्विवेलेंट में से बेस के इक्विवेलेंट को माइनस कर दिया, तो ये हो गया बचा हुआ अब जो भी एसिड है उसका इक्विवेलेंट, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी होगी। अब नॉर्मलिटी बोलूँ या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बोलूँ या मैं इसको मोलरिटी बोलूँ, सब बात एक है। क्यों, क्योंकि H प्लस पे चार्ज कितना है 1, तो n फैक्टर कितना होगा 1, और जब n फैक्टर 1 होता है तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा कि नहीं, बोलो। जब n फैक्टर, Yes, sir. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप सब सुन रहे हो ना। Yes, sir. हाँ ओके, तो देखो भाई, देखो फिर से देखो, अगर सपोज एसिड का इक्विवेलेंट है 50 और बेस का इक्विवेलेंट है 30, तो बेस ने एसिड को न्यूट्रल कर दिया, कितना 30 ने आके 30 को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन अभी एसिड कितना बचा 20, तो अभी 20 मिली इक्विवेलेंट्स है सपोज, तो एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स 20 है, डिवाइड बाई उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है, डिवाइड करने पर हमें नॉर्मलिटी पता चल जाएगी, मतलब वो H प्लस की नॉर्मलिटी है, या फिर उसको आप मोलरिटी बोलो, बात क्या है, सेम है। उसी तरह से अगर आपको बेस, ये अगर ऐसा अगर कंडीशन मिल जाता है कि बेस के इक्विवेलेंट्स अगर ज़्यादा है, तो फिर जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी होगी वो आपका बेसिक मीडियम की नॉर्मलिटी है, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, दैट्स ऑल, इक्वल टू ये आपको देगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या फिर बोल दो मोलरिटी ऑफ OH माइनस, ठीक है ना, मोलरिटी ऑफ OH माइनस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। तो ये तीन चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी एसिड और बेस अगर क्वेश्चंस के अंदर गिवन है तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे। अब कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो देखो भाई, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखो भाई, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला है, पे अप्लाई करो, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर क्या हो जाएगा भाई 1000, वॉल्यूम ml में, ये क्या होगी, मोलरिटी होगी, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, और फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर मैंने क्या कर दिया, n फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली मोलरिटी कैलकुलेट कर दो और फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी मिल ही जाती है। तो अब उसका वेट कितना है, 9.8, मॉलिकुलर वेट कितना है, सर 98। डायरेक्ट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिया तो भी चलेगा ना? बिल्कुल, आप किसी भी तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा और जो गिवन कंडीशन है वो फॉर्मूले से मैं करवा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 250 ml। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml, ऊपर 1000। अच्छा, कंपाउंड सॉल्यूट कौन सा है, H2SO4। बताओ भाई H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर टू। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसका एन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर ये इससे कट जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, और 20/25 मतलब 0.8 आ जाएगा, राइट? यस 0.8 नॉर्मल। तो 0.8 नॉर्मल आंसर। देखो ये पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कि भाई अगर गिवन कंडीशन दे रखी है और उससे अगर हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सीधा आप या तो मोलरिटी कैलकुलेट करके फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो भाई, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये सेकेंड क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल। एम्स का क्वेश्चन है, कितना इजी है देखो। 200 ml के अंदर हमें पता करना है, मतलब 0.5 नॉर्मल और 200 ml के अंदर NaOH का अमाउंट पता करना है, ठीक है। तो ये 0.5 नॉर्मल इक्वल टू वेट कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 40, फिर ऊपर क्या रहेगा आपका 1000, नीचे वॉल्यूम कितना है 200 ml, एन फैक्टर कितना होता है भाई NaOH का 1, एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना है 1। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आपको एन फैक्टर याद होगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ से वेट हमने कैलकुलेट कर दिया, तो वेट हो जाएगा 0.5 इंटू 40 इंटू 200 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 1000। तो फाइनली समथिंग 4 ग्राम के आसपास में आएगा। यस सर 4 ग्राम आपका आंसर हो गया, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ये दूसरा हो गया कि भाई नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना हो गया, फिर अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो अमाउंट कैलकुलेट करना हो गया। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा देखो, अगर मेरे पास में 3 कंटेनर है, देखो एक है H2SO4, एक है HCl और एक है HNO3। इन तीनों कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब 50 ml सब कुछ कंडीशन गिवन है, आर मिक्स टूगेदर एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वॉज मेड टू 100, मतलब 1 लीटर। फाइनली वॉल्यूम आपने कितना कर दिया है, 1 लीटर कर दिया। तो नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताओ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की आपको नॉर्मलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्टिंग वही N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 हो जाएगा। तो वो क्या बताएगा H सर प्लस, हाँ मैं समझ गया आपका डाउट क्या है, मैं समझ गया, मैं यस समझ सर गया आपका डाउट। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि रिजल्टिंग H प्लस की नॉर्मलिटी बतानी है, H प्लस की नॉर्मलिटी। तो H प्लस की नॉर्मलिटी कैसे पता चलेगी, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट हो गया, और वही इक्विवेलेंट किसका होगा, H प्लस का होगा। दूसरे के अंदर भी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो H प्लस का इक्विवेलेंट आ जाएगा, तीसरे के अंदर भी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो H प्लस का इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट नॉर्मलिटी का मतलब H प्लस, ठीक है ना। जैसे देखो H प्लस कैलकुलेट करना है हमें, देखो मैं समझाता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ। तो H2SO4 से 2 H प्लस आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलिटी के अंदर ही एन फैक्टर होता है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हो ना आप। जब भी नॉर्मलिटी गिवन होती है तो एन फैक्टर का कोई रोल ही नहीं है भाई, क्योंकि नॉर्मलिटी के अंदर ही सब कुछ गिवन है कि कितना H प्लस उसने दिया होगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी जब गिवन, अगर इस जगह पे सपोज यहाँ पे 12 नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 मोलर होता तो मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल 2 H प्लस दे रहा है। अब ये कितने H प्लस देगा, ये इक्विवेलेंट के अंदर आ गया, तो हम यहाँ पे एन फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक चीज़ तो पहले यहाँ पे क्लियर कर देता क्वेश्चन से कि नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। H प्लस की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, तो H प्लस की नॉर्मलिटी बोलूँ
या फिर H+ की नॉर्मलिटी हो गई तो ये हो जाएगा पहले वाले से कितना H+ आ रहा है इक्विवेलेंट, दूसरे वाले से H+ का इक्विवेलेंट कितना है, तीसरे वाले से H+ का इक्विवेलेंट कितना है। आप ये लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट तब भी लगा सकते हो, बट क्वेश्चंस के अंदर H+ की नॉर्मलिटी गिवन होगी, और नहीं भी गिवन है तो यही आप कंसेप्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो क्वेश्चंस के अंदर यही पूछना चाहता है कि H+ की नॉर्मलिटी क्या है। वैसे क्वेश्चंस पूरा परफेक्ट सही नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी लैंग्वेज एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, बस ब्रैकेट में H+ होना चाहिए था, लेकिन H+ इन्होंने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी क्वेश्चन आए तो आपका तरीका यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, हम सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो N1 ये हो गया 10 × 50 प्लस 12 × 25 प्लस 5 इंटू कितना है 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम हमने कितना कर दिया था 1000, राइट। इससे अब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितनी आएगी, सर आप फिर से बता सकते हैं आपने क्या किया? फिर से बता रहा हूँ मैं, देखो मैं कह रहा हूँ कि मुझे H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H2SO4 से कितना H+ आ रहा है 2 आ रहा है, HCl से कितना H+ आ रहा है 1 आ रहा है, HNO3 से कितना H+ आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन अगर इन सबकी नॉर्मलिटी अगर गिवन है तो ये कितना H+ देगा, ये नॉर्मलिटी के अंदर ही होता है। जब किसी कंपाउंड की नॉर्मलिटी अगर गिवन है तो n फैक्टर का कोई रोल ही नहीं है, आपको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसके अंदर जितना H+ है, क्योंकि नॉर्मलिटी गिवन है। इसका मतलब उसने खुद ने पहले मतलब चेक खुद ने ही कैलकुलेट कर दिया कि उसके पास में कितने H+ हो गए, वो नॉर्मलिटी के अंदर ही गिवन है। तो इससे कितना H+ मिला, इससे कितना H+ मिला और इससे कितना H+ मिला, और रिजल्टेंट H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो रिजल्टेंट H+ की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो N1V1 प्लस N2V2 इस तरह से सबको आपने ऐड कर दिया, राइट भाई। तो ये नियरली कितना आ रहा है 1 नॉर्मल के आसपास में आ रहा है। सर हाँ आपने रिजल्टेंट नॉर्मलिटी को H+ की कंसंट्रेशन से मतलब क्यों है मतलब बराबर बोला, पता नहीं। हाँ मतलब जो मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद में जो भी आपके पास में H+ मिलेगा, ठीक है ना, तो वो H+ कितना है, ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा था। या फिर डायरेक्ट रिजल्टेंट नॉर्मलिटी दे रखा है तब भी आपको मानना है कि वो H+ के बारे में, क्योंकि एसिड है ना, तो ये सब कंटेनर के अंदर जाके H+ रिलीज करने वाले हैं भाई, ये सभी कंटेनर के अंदर जाके H+ रिलीज करेंगे, ठीक है। तो हम H+ की बात नॉर्मलिटी के अंदर हम काउंटर पार्ट की बात नहीं करते कि SO4-2 की कंसंट्रेशन अगर पूछे तो कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम काउंटर पार्ट की बात नहीं करेंगे, Cl- का NO3- नहीं, हम सीधे एसिड है तो H+ और बेस है तो OH- की बात करेंगे, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सर ये 1 नॉर्मल अप्रोक्सीमेट लिया है ना, क्योंकि हाँ अप्रोक्सीमेट आंसर, 0.9 आ रहा है तो हाँ हाँ मतलब अप्रोक्सीमेशन। वो ऑप्शन, ये देखो ना ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, 1 हाँ नॉर्मल नॉर्मल 3, तो अप्रोक्स से अपना काम चल जाएगा। यस सर। अब इसमें भी देखो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो रिजल्टेंट नॉर्मल दोनों एसिड है, ठीक है ना, और नॉर्मलिटी गिवन है तो कुछ नहीं करना है, 0.3 × 100 प्लस 0.6 × 200, राइट, और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे 100 और ये 200, इसलिए मैंने इसको 300 कर दिया। यहाँ पे 1000 क्यों लिखा था, क्योंकि फाइनली उसने बोल दिया था कि कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करके 1000 हो गया था, राइट। तो ये नियरली कितना आएगा, कुछ 0.5 नॉर्मल। तो आप लोग सब लोग बस इतना पार्ट इतना याद रखोगे कि जब भी आप एसिड को मिक्स करोगे तो वो H+ के बारे में पूछता है हमेशा, ठीक है ना, इसलिए आप N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कर दो। क्लियर है पॉइंट। चलो यस अब सर। हाँ, अब और टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये कौन सा नंबर हो गया भाई क्वेश्चंस का, 5th नंबर। हाँ अब आप सोचोगे थोड़ा सा, चलो ये IIT में आया था 2001 के अंदर, तो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, याद है ना ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2, ऑक्जेलिक एसिड होता है H2CO4 not 2H2O, yes, is made up to 250 ml, the volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize, ठीक है ना, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। सोचो भाई न्यूट्रलाइजेशन वाला है,
या मैं बता दूं? सर क्या है फॉर्मूला ऑक्जेलिक एसिड का? हाँ, ऑक्जेलिक N1V1 is equal to N2V2 इसमें। हाँ बिल्कुल, ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 डॉट 2H2, डाईहाइड्रेट बोल दिया ना, तो डॉट 2H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126, याद रखोगे। इसका एन फैक्टर होता है 2, ये 2H प्लस रिलीज करता है, राइट। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब क्वेश्चंस क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। मेरे पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड टू। हाँ, इस कंटेनर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड है और इस ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम 250 ml है, ठीक है ना। 250 ml का ऑक्जेलिक एसिड है, मतलब N1 नॉर्मलिटी मैंने बोल दिया। अब मैंने यहाँ से मैंने 10 ml निकाला। कितना ml? 10 ml। देखो क्वेश्चन को आगे रीड करो। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है ना, उस कंटेनर के अंदर 250 ml सॉल्यूशन बना हुआ है, किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। उस 250 ml में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कितना ml लेना है? 10 ml। और इस 10 ml को रिएक्ट किसके साथ में कराना है? NaOH के साथ में। तो इसका वॉल्यूम बताना है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ भाई? मेरे यस पास सर। सर देखो 40 ml है। बिल्कुल सही है। मेरे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझो भाई, पहली बार है इसलिए एक बार कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट करा दो, फिर तो उसके बाद में तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत सारे सॉल्व करोगे। तो फिर से देखो भाई, मेरे पास में एक बोतल है सपोज, उस बोतल के अंदर ऑक्जेलिक एसिड है 6.3 ग्राम 250 ml, तो उसकी कुछ नॉर्मलिटी होगी, ठीक है ना। तो उतने नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड रखा हुआ है, लेकिन टोटल 250 ml है। उस 250 ml में से मैंने 10 ml किसी कंटेनर में ले लिया। अब उस 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं बेस ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा? तो पहले मैं इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है ना, कि भाई 250 ml सॉल्यूशन के अंदर इसकी नॉर्मलिटी कितनी है। तो N1 कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। N1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.3 डिवाइड बाई 126, टोटल वॉल्यूम कितना है? 250 ml में है इसलिए ऊपर 1000 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी आ गई? समथिंग 10/25, राइट। 10/25 नॉर्मलिटी हो गई। अब भाई न्यूट्रलाइज बोला ना इसने, जब भी कंप्लीट वर्ड आ जाए, देखो जब भी किसी क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइज वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जितना एसिड है उतना ही क्या है? बेस है, राइट। भाई कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने का मतलब जितना OH माइनस आया उतना ही H प्लस प्रेजेंट था, इसलिए उसने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। तो जब भी कंप्लीट वर्ड आ जाए तो एसिड के इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंट कर दो। अब एसिड की नॉर्मलिटी कितनी है? तो 10/25। लेकिन अब वॉल्यूम आपने कितना लिया? तो आपने वॉल्यूम 10 ml ही लिया, राइट यस भाई। सर। हाँ, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 10/25 है, लेकिन आपने उसमें से लिया तो 10 ml है ना, तो ये आपने 10 ml लिया। और बेस की नॉर्मलिटी कितनी है? 0.1। और वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा आपका? 40 ml। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। वेरी नाइस Yes sir। भाई, अच्छे Yes से sir। समझा दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई करना धीरे धीरे सब जगह पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 was exactly neutralized by, exactly neutralized मतलब completely neutralized बोल दिया, ठीक है ना। इसकी भी मीनिंग यही है, बस इस वर्ड को पकड़ना है। बाई 100 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इट्स नॉर्मलिटी इज, मतलब उसकी नॉर्मलिटी बतानी है, ठीक है। बताओ भाई, सोचो कितना आंसर आएगा। सोचो, दो तरीके हैं देखो, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के दो तरीके, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर नॉर्मलिटी गिवन है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, बोलो भाई इक्विवेलेंट होता है? यस। यस सर। दूसरा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो
Yes, sir. तो गिवन क्वेश्चंस के अंदर कैसी कंडीशन गिवन है उस पे डिपेंड करेगा भाई। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मलिटी वॉल्यूम गिवन है तो n इंटू वी कर दो तो x आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर अब नॉर्मलिटी है ही नहीं, सिर्फ वेट दे के छोड़ दिया, अब उसका इक्विवेलेंट अगर पता करना है तो बट ऑब्वियस भाई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो भाई हम क्या करेंगे, कम एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बोल दिया इसलिए n1 v1 ऑफ Na2CO3 इक्वल टू n2 v2 ऑफ H2SO4। अब बताओ भाई Na2CO3 की कुछ नॉर्मलिटी वगैरह गिवन है क्या, बोलो। आंसर 2n है। हाँ बिल्कुल सही है। बताओ भाई Na2CO3 की नॉर्मलिटी गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो अब इसका No, मतलब sir. क्या है, इसका मतलब क्या है बेसिकली इक्विवेलेंट। तो अभी हम ये इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे। अब वेट कितना है तो 10.6 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। N factor. हाँ तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106 होता है। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106 और एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, राइट। ये इक्विवेलेंट हो गया। Yes, sir. इक्वल टू हो जाएगा, इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कितना है तो 0.1। अब इक्विवेलेंट है इसलिए लीटर ले रहे हैं, अगर इधर मिली इक्विवेलेंट होता तो वॉल्यूम ml लेना पड़ता। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री। इस बात का ध्यान रखना, वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर में चलने दो, अगर इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम लीटर होगा, मिली इक्विवेलेंट है तो वॉल्यूम ml होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट ये हटा दिया मैंने यहाँ पे, और ये हो गया आपका 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2। तो 0.2 इक्वल टू n2 इंटू 0.1। तो बोलो भाई n2 इज अ 2 नॉर्मल आएगा कि नहीं, यस सर। यस। Yes, sir. तो ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना सबको समझ में, चलो बहुत बढ़िया भाई, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3। बताओ Na2CO3 का एन फैक्टर अभी बताया मैंने। अच्छा Na2CO3 का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया, ये समझ में तो आया था आपको। Sir, वो salts का हाँ ये कैसे टूटता है, ये सॉल्ट है, पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्ट है। 2Na plus हाँ 2Na प्लस CO3 minus CO3 माइनस 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 2 चार्ज ऑफ कैटाइन या फिर चार्ज ऑफ एनाइन, तो 2 हो Ni. जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मलिटी तो गिवन है 0.2, बट मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है और एन फैक्टर 2 है, तो फाइनली मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.1 मोलर, 0.1 m. यस 0.1 m, ये सी आंसर हो जाएगा। आया समझ में, वेरी नाइस। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई, इसका आंसर अब आप ट्राई करो, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, आप ट्राई करो ये। ए राम, Sir, 0.1 m. बिल्कुल सही है। सर डाइबेसिक एसिड क्या होता है? डाइबेसिक एसिड का मतलब ऐसे जो 2 H प्लस दे दे, अच्छा सर, ठीक है सर। बेसिसिटी। एसिड के लिए वर्ड क्या यूज करते, बेसिसिटी। ओके सर। तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इसलिए N1V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N2V2। अब बेस क्या है 0.5 0.4 नॉर्मल, वॉल्यूम कितना है 20, ठीक है ना। दूसरे की नॉर्मलिटी पहले कैलकुलेट कर देंगे, अब उसका वॉल्यूम कितना है 40 ml, तो नॉर्मलिटी N2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई N2, 8/40. 0.2 आएगा, हाँ 2 आएगा बिल्कुल।
अब हमें तो क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी, तो फिर नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर? तो वो 2 डाई बेसिक एसिड, तो डाई बेसिक एसिड का मतलब एन फैक्टर कितना होता है? 2 2 होता है, ठीक है ना। तो 0.2 इक्वल टू ये मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2, तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी कितनी? 0.1। 0.1। बिल्कुल सही है भाई, है ना, इजी, बहुत इजी है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था अपना नॉर्मलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। और क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते पहले। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? तो देखो भाई, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, जैसे कहीं पर जैसे मोलरिटी बोल दिया मैंने, तो हमें पता चल गया डेफिनेशन से, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से कहीं पर स्ट्रेंथ करके लिखा रहता है कंटेनर पे, जो भी आपका सॉल्यूट है उस कंटेनर पे स्ट्रेंथ गिवन होती है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, वो क्या होगा? मोलरिटी। सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, वो क्या होगा? मोलरिटी। लेकिन सॉल्यूट, हाँ, लेकिन सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन से क्लियरली आपको समझ में आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर बोलूं या डेसीमीटर क्यूब बोलूं, बात ये कि मैंने पहले समझाया था, डे 1 मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, यस तो सर। मैंने समझाया था, यस। तो 1 लीटर बोलूं या डेसीमीटर क्यूब बोलूं, बात है क्या। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई, अब मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा ये देखते हैं। तो मोलरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका? वॉल्यूम। लीटर में अगर वॉल्यूम लिया तो ऊपर 1 ही 1। रहेगा, लीटर में है तो भाई 1000 नहीं आएगा। अब बताओ ये स्ट्रेंथ है कि नहीं? वेट अपॉन वॉल्यूम बोलो। यस सर। हाँ, तो वेट अपॉन वॉल्यूम ये क्या है? स्ट्रेंथ है। तो फाइनली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मोलरिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो भी सॉल्यूट है उसका। तो स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूले से भी, ठीक है। चलो समझ में आया भाई? क्लियर है? वेरी गुड। चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब आपका ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। क्या एक बार रिपीट करोगे? हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी वेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी लीटर, वो होता है मोलरिटी। और वेट अपॉन वॉल्यूम, हाँ, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रेंथ। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो वेट अपॉन वी लीटर क्या हो गया आपका? एस हो गया। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। यस सर। हाँ, अब देखो भाई, मेरे पास में एक कंटेनर है, सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करना। एक कंटेनर के अंदर 20% W/V CaCO3 है। कितना परसेंट? 20% W/V CaCO3। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो, फिर मोलरिटी कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद में मोलालिटी कैलकुलेट करके बताओ मुझे, मोलालिटी भी कैलकुलेट करके बताओ। और फिर आप क्या करो, स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करके बताओ। ये चारों चीज़ें मुझे कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट आंसर बोलो आप, जब तब तक मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूँ। बस इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए भी, और सबको मीनिंग तो पता ही है। बोलो भाई, सब एक साथ में बोलो। 20V का मतलब क्या होता है? 20 ग्राम 20 ग्राम, 20 grams in 100 ml 1000 ml. 100 ml of वेरी 100 नाइस। ml. 20 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 100 100 ml 100 ml ml of सॉल्यूशन। solution. बिल्कुल बढ़िया।
बहुत सही भाई। अब फटाफट कैलकुलेट करो, जो जो कैलकुलेट करना है उसमें जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कैलकुलेट करके पुट करते जाओ। मोलैरिटी 2, मोलारिटी 2, बहुत सही। भाई कोई ऐसा, नॉर्मैलिटी 4, नॉर्मलिटी 4 सही है। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा बताओ कि कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे है अभी जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या चल रहा है, ये सर क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर उसने रेगुलर क्लास अटेंड किया, अगर क्लास अटेंड नहीं किया तो वो बात अलग है, क्योंकि क्लास अटेंड नहीं करने पे तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आएगा। जो क्लास अटेंड करते हैं उसको समझ में नहीं आता है। अब कोई अगर क्लास अटेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई एक क्लास आ रहा है एक क्लास नहीं आ रहा है, इस तरह से अगर कोई करेगा तो फिर तो भाई समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, जो रेगुलर अटेंड कर रहा है क्लास और उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बताओ भाई कोई ऐसा है? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ और धीरे धीरे ही करा रहा हूँ। मैंने देखो अभी ये मोल कंसेप्ट कब का खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, सर लेकिन मैं बिल्कुल धीरे, क्योंकि ये एक बार समझ में आ गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बेटा। सर मोलालिटी का फॉर्मूला भूल गया मैं। हाँ तो देखो फॉर्मूला, आपने नोट्स बनाए होंगे ना, हाँ सर एक पेज सेकंड आप पलटो। बता दीजिए ना। मोलैलिटी 1, मोलालिटी 1 आ रही है क्या? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंपल था इसलिए फटाफट मैंने कर दिया, ये देखना पड़ेगा अभी। सभी लोग फॉर्मूले एक जगह पे लिख देना भाई, शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसको सामने रखो जब भी आप पैकेज सॉल्व करो, ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं हो। अब बड़े हो गए भाई, अब आप सोच रहे होगे कि फाउंडेशन जैसा बिहेवियर क्यों नहीं करते सर। फाउंडेशन में मतलब इस तरह से वहाँ पे पढ़ने का तरीका अलग होता है बेटा, यहाँ पे पढ़ने का तरीका अलग है, राइट, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें काम कराना पड़ता है, ठीक है ना। मोलैरिटी 1, वहाँ पे 1.1। आपके लिए सर काम कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, सर ने काम कर दिया फाउंडेशन में तो चलता है, लेकिन हमें यहाँ पे करवाना। हाँ बोलो बेटा क्या? मोलारिटी कितनी आई? मोलैरिटी 1, 1, अच्छा 1.11 ऐसा कुछ। हाँ हाँ ठीक है। चलो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं। 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का 100 होता है, सबको याद हो गया होगा। 100 वॉल्यूम है और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1000, ठीक है ना, ऊपर आपका 1000। और एन फैक्टर कितना है, तो CaCO3 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, CaCO3 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनली कितना आएगा 4 नॉर्मल, राइट। अब मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मलिटी अपॉन क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है, नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मलिटी है 4, एन फैक्टर आपका 2 है, तो ये कितना हो गया भाई 2 मोलर हो गया। वेरी नाइस। अब देखो भाई मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलालिटी मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। molecular weight अब into यहाँ पे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा भाई, 180 सॉल्यूशन, ग्राम। हाँ सॉल्यूशन माइनस density करना sir, पड़ेगा। तो अब इसकी डेंसिटी कितनी है 2, तो डेंसिटी 2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा। 2 gram, yes sir, अब सॉल्यूशन माइनस क्या करेंगे, सॉल्वेंट, solvent, सॉरी सॉल्यूट। solute is equal to solvent, हाँ तो ये क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्वेंट मिल जाएगा। 180, तो सॉल्यूट कितना है 200 माइनस सॉल्यूट कितना है 20, 180। अब ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, कि सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो क्लियर ही रहना चाहिए एनी टाइम। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे फिर आंसर दोगे, नहीं, ये सब क्लियर होना चाहिए कि भाई इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 180, जब ग्राम है तो ऊपर क्या होगा 1000, तो नियरली कुछ 11.1 के आसपास में आएगा, राइट। वेरी नाइस। सर हाँ बोलो। सर 11.1 आ रहा है कि 1.1 आ रहा है? सर 1.11 है सर। 1.11 आ रहा है। हाँ सर वही। चलो मैंने जल्दबाजी में कैलकुलेट कर लिया फिर। 1.11 स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, सर तो स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता 200। स्ट्रेंथ की यूनिट लिखी ना, ग्राम पर लीटर। है? ओके सर। हाँ तो ये हो गया आपका 20 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 100, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा भाई इंटू वॉल्यूम लिया ना ये 100 ml,
तो हम क्या करेंगे 1000, सर? तो ये कितना हो जाएगा? हाँ बोलो। सर डायरेक्ट सर हम डायरेक्ट 2 into 100 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बेटा, मैंने कहा मना बोला है, कर दो। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी 2 है और मॉलिक्यूलर वेट 100 है, कर दो कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा है भाई। अब वो तो कोई किसी के दिमाग में क्या आएगा, किसी के दिमाग में, सबका अलग अलग दिमाग चलता है ना भाई। मेरे दिमाग में डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, आपके दिमाग में ये आया, तो अच्छा है, जो सिंपल हो, जो सही लगे वो सॉल्व करो आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस, मतलब जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, फटाफट फटाफट आप सॉल्व करना। कुछ होमवर्क भी मैं देने वाला हूँ, जितना सॉल्व हो सकता है वो सब सॉल्व करेंगे, और कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, तो ये दोनों फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन 1 में मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। आ रहा भाई समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. फटाफट फटाफट आप कर लो, फिर मैं डिस्कस भी करता हूँ। कैलकुलेशन भले ही आप कर लेना, लेकिन कंसेप्ट मैं बता दूंगा आपको। तो जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उतनी मेहनत मेरे से कहीं गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है ना, पहले, और इस तरह से, तो आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है, कि भाई सर से ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। कुछ चीज़ें सोचोगे तो ही भाई, और ये अभी से करना भाई, ऐसे ऐसे मत सोचना कि अभी तो 2 साल है, आराम से काम करेंगे, कब कब ख़त्म होते हैं 2 साल पता ही नहीं चलता है। और जब आपका सीनियर के साथ में मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मैं कुछ सीनियर को आपसे मिलवाऊंगा, ठीक है ना, तो आप उनसे पूछना कि जब नीट का डे 1 और नीट का लास्ट डे कब आया, मतलब 11th का डे 1 और 12th का लास्ट डे जो डे है, वो कितना जल्दी ख़त्म हुआ, वो आपको बता देंगे। सबसे ज़्यादा जो मतलब तो जो टाइम निकलता है ना, वो यही टाइम है आपके लाइफ का। ये वाला टाइम बहुत फास्ट निकलता है, 11th और 12th का, रियलाइज़ होगा। मैं तो निकल चुका इस रास्ते से, इसलिए मुझे पता है। और फिर उसके बाद में आपका टाइम निकलेगा जब आप कंप्लीट MBBS करोगे, फिर उसके बाद में किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, या फिर अपना कोई खुद का बिजनेस होगा, ठीक है ना, तब कैसे टाइम निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी लोग कैलकुलेट कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। तो एक मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। देखो आपके टाइम टेबल के अंदर इस वीक के अंदर एक हॉलीडे आ गया है, ठीक है ना, थर्सडे को, तो इसकी वजह से आपकी वहाँ पे क्लास चली गई थर्सडे वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि वेडनेसडे एक क्लास ले लूँ मैं, आप बोलो तो। Yes, sir. ठीक है ना, यस सर। एक वेडनेसडे 1 घंटे के लिए भले ही, क्योंकि मैं बाकी बैच में भी रखने वाला हूँ, तो 1 घंटे हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास, ठीक है ना। तो थर्सडे को ले लो ना वेडनेसडे की क्लास। वेडनेसडे कुछ मतलब कहीं कहीं बिजी हो ऐसा? नहीं सर, लेकिन थर्सडे ले लो। नहीं, थर्सडे फिर कुछ बच्चे अटेंड नहीं करेंगे तो, आपके बैच में से।
अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए तो हॉलीडे रखा है भाई। कोई तो, हाँ इसीलिए तो बेटा, नहीं तो फिर हॉलीडे रखने का मतलब ही क्या था। तो इसलिए वेडनेसडे एक क्लास लेता हूँ मैं। टाइमिंग आप नोट कर दो सभी लोग। 4:25 सेंड कर दो ना व्हाट्सएप पे। आप वो सब जगह पे सेंड करूँगा, बट एक बार आप फिर भी नोट कर दो। सर 4:25 to 5:40 सेकेंड वाला लेक्चर, सर ठीक है। सर हाँ बोलो। फ्राइडे को रख सकते हैं आप? मैं फ्राइडे ऑलरेडी बेटा मेरे तीन लेक्चर हैं। अच्छा सर, वेनसडे ऑफ होता है ना, तो मम्मी पापा ने प्लान बनाया था, अच्छा, तो क्या तो कितने वेनसडे के अलावा कभी भी रखो ना प्लीज़। वेडनेसडे के अलावा थर्सडे एक्चुअली क्या मेरा 3 और एक मॉर्निंग वाला भी रहेगा। सर वेडनेसडे सुबह को पॉसिबल? हाँ मॉर्निंग में रख लेता हूँ, हाँ चलेगा। मॉर्निंग चलेगा सर। चलो ठीक है, तो सभी लोग मॉर्निंग, क्योंकि स्कूल तो कुछ है नहीं आपकी, ठीक है ना, कि स्कूल चल रही है, वैकेशन होगा ना अभी तो। नो सर नहीं चलती। हाँ यस तो बस सर। बढ़िया। तो मॉर्निंग एक काम करो फिर, मॉर्निंग के अंदर 10 to 11:15, ठीक है ना, 10 to 11:15 सर 11th के क्लासेस चालू हो गए। क्लासेस चालू हो गया। यस सर। कौन से स्कूल में हो? सर पार्क स्कूल। अरे क्योंकि अब देखो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपके डेज भी इंक्रीज करने वाला हूँ। 3 डेज से काम नहीं चलता भाई, ठीक है सर ना, क्योंकि चलेगा, रख लो। हाँ वेडनेसडे रख को। लो ना क्लास। यस। ठीक है चलो, तो सभी लोग नोट कर दो भाई, 10 to 11:15 वेडनेसडे, ओके। सर क्वेश्चन 2 के बी में HCl का कोई वॉल्यूम दिया है सेकंड सॉल्यूशन का? वॉल्यूम इस, अच्छा 18.25, नहीं वॉल्यूम नहीं गिवन है, चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी, आप तो सोचो और रिजल्ट है। सर सी में तो H+ का कंसंट्रेशन जो है वही करना है ना? हाँ यस सर, ओके। चलो देखो भाई, इसके अंदर चेक करना जो भी आपने किया है। कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलरिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है इसका 74 होता है। 5 ml में कैलकुलेट करना है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000, तो नियरली 2 मोलर आया, राइट। यस सर। फिर सेकेंड के अंदर मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो 3.65 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, फार्मूला तो सबको याद हो जाएगा। नियरली कितना आएगा 0.5 मोलर। 0.5। हाँ, और सी में क्या है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, 1/10 मोल है, तो 0.1 हो गया, डिवाइड बाई 500 ml, इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, 1000। राइट। तो 0.2 0.2 मोलर हो गया, एम। है ना। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। फिर इसमें देखो भाई, इसमें ए क्या है, मोलरिटी कैलकुलेट करो, रिजल्टेंट मोलरिटी। तो मोलरिटी 1 मोल इंटू 200, ये मिलीमोल हुए कि नहीं हुए बोलो यस सर। भाई। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ml में होता है तो मिलीमोल मिलता है, तो ये मिलीमोल, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ml में रखा, तो ऊपर अब 1000 करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आपके मिलीमोल है, यस इसलिए सर। 1000 नहीं करना। हाँ तो ये हो गया 0.4। 0.4। यस हाँ, सर। फिर भी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, 1500 ml 1 मोलर HCl, और फिर उसके अंदर 18.25 ग्राम HCl भी ऐड कर दिया, तो 1 मोलर है 1.5 लीटर हो गया, ठीक है ना, प्लस
18.25 डिवाइड बाई 36.5। 36.5। ये मोल हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये मोल हो Yes, गया sir. HCl का और ये भी मोल हो गया HCl का। तो टोटल मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 1500 या फिर 1.5 ही डायरेक्ट रख लो लीटर में, राइट? तो इससे जो भी आंसर आएगा। फिर उसके बाद में मोलरिटी कैलकुलेट करनी है थर्ड वाले की। तो अब दोनों को आपने मिक्स किया तो H प्लस की मोलरिटी, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1 इंटू 200 प्लस 0.5 इंटू 2 इंटू 100, राइट? ये 2 Yes, क्यों sir. किया? सर क्योंकि 2 आयंस पर 1 मॉलिक्यूल होगा हाँ, H2SO4 के अंदर 2 है इसलिए। इसलिए 2 है इसीलिए और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 कितना आएगा? लगभग 1 मोलर के आसपास में आएगा। 1m। 1 है। फिर D क्या है? रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, दोनों HCl, ये तो सिंपल ही हो गया। 1 इंटू 200 प्लस 0.5 इंटू 100, क्योंकि HCl से एक ही H आएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 300। तो ये समथिंग कितना आ जाएगा? 250 बाई 300 मोलर, राइट? सर आया भाई सबको समझ में? Yes, चलो, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. यस तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? ये सब होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझना भाई। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व। प्रीवियस पेज करो देख अभी। हाँ, सर वो प्रीवियस के पहले स्लाइड तो करो लिखा ना, होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते। ये देने वाला हूँ ना बेटा मैं सब। ओके सर, चलेगा। हाँ, सब पूरा लेक्चर 2 के फॉर्म में, या जो भी लेक्चर नंबर होगा उसके फॉर्म में मैं अपलोड करने वाला, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, ये सब। फिर डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये ठीक है? ये वाला, यस सर। ये परसेंटेज W/V कैलकुलेट करो, W/W कैलकुलेट करो। मतलब मोर देन इनफ है। इतने अगर क्वेश्चंस कर दोगे तो आपके जितना भी हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस किया सब कुछ हो जाएगा क्लियर। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना। क्वेश्चंस मतलब किसी भी रिएक्शन का कितना परसेंट प्रोडक्ट बना है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ तक आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है? और आप अगर ऐसा है तो 5 मिनट अभी बची हुई है, प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लोगे। आया भाई समझ में सबको? यस सर। यस सर यस सर। Yes, sir. तो ये सब इफेक्ट अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, ये सब अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चंस भले ही सिंपल है लेकिन वैरायटी है, इसलिए सब कुछ आप सॉल्व करना। तो मैं यहाँ तक पूरा सबमिट कर देता हूँ और फिर आराम से बैठ के आप सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में फिर ये डिस्कस करेंगे, थैंक यू सर। ठीक है ना? चलो, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। सर। बाकी सब Bye, बढ़िया sir. चल रहा है आपका? बाय सर। यस बाकी सर। सब्जेक्ट में सब Yes. बढ़िया, कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं? यस सर। चलो, ओके, गुड, वेरी नाइस। सर सर बोलो। Bye, sir. ओके, बाय। सर Take एक care, sir. चैप्टर के बाहर का डाउट है, हाँ, बोलो ना बेटा, बोलो। सर